अ मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। बुध का ये दिन था, तारीख थी 16 सितंबर 1992, जब एक आदमी के सामने पूरा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बरतानिया की जो गवर्नमेंट थी वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। आखिर इसकी क्या वजह थी? और इस शिकस्त की, इस हार की कीमत थी $1 बिलियन। जी हाँ, उस एक बंदे ने सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर एक ट्रेड से $1 बिलियन कमाया था। और पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी इंग्लैंड की वो हिल कर रह गई थी। इसके पीछे जो स्टोरी है ना वो बड़ी दिलचस्प है। अब जिस बंदे की मैं बात करूं उसका मैं आपको नाम भी बता देता हूं। उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। इसकी जो स्टोरी है उसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, 1979 में। पहले मैं आपको जॉर्ज साहब के बारे में बता देता हूं। ये लिविंग लेजेंड्स हैं, अभी ज़िंदा हैं। इनकी जो उम्र है वो है 92 साल, 92 ईयर्स। ये पैदा होते हैं अगस्त में 1930 में हंगरी के एक छोटे से गांव में। गुर्बत और अफलास से घिरा हुआ ये गांव था, जहां पर वालिदैन को ये लगता था कि अगर हम अपने बच्चे को आर्मी में भेज दें तो शायद हमारे घर के हालात कुछ ठीक हो जाएं। वहीं पे एक बच्चा जन्म लेता है जिसको ये रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया में कोई भी वेपन इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना है पैसा। जितना आप ज़्यादा पैसा कमाओगे आपकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये साबित किया है जॉर्ज सोरोस ने। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको हिला के रख दिया है। अब उस स्टोरी की पीछे फ्लैशबैक में मैं आपको लेके चलता हूँ कि हुआ क्या था। 1979 में जो यूरोपियन कंट्री से उनके ऑफिशियल्स ने सर जोड़े आपस में और एक उन्होंने कानून पास किया, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। ठीक है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि उस वक़्त जो करेंसीज़ के रेट थे ना फॉरेक्स में, जो जैसे आपकी INR है, पाकिस्तान की PKR है, डॉलर है उधर अमेरिका में, और बरतानिया में चलता है पाउंड। ठीक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती थी। ठीक है, अब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोई चीज़ लेता था, ट्रेड करता था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इस फ्लक्चुएशन की वजह से, प्राइसेस के इस उतार चढ़ाव की वजह से। तो उन्होंने एक लॉ पास किया जिसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म, ERMB इसको बोलते हैं। इसके मुताबिक, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। यहाँ से एक बंदे को, जॉर्ज सोरोस को, एक वीकनेस का पता चला था और उसने टीका लगा दिया था $1 बिलियन का। अच्छा, इस ERM में हुआ क्या था कि ERM के तहत कोई भी कंट्री है जो कि इसका हिस्सा बनती हैं, इसकी समझ लें कि इसका अगर ग्रुप में साइन अप करता है अपने आप को, सादा अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो उनकी जो करेंसीज़ होती हैं ये उस कंट्री पे ये फिक्स होता था कि वो उसको 6% से ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होने दें। ठीक है, अगर किसी करेंसी का जो वैल्यू है वो गिरती थी 6% से ज़्यादा तो ड्यूटी लगाई गई नेशनल बैंक्स की कि आप इनको ख़रीदेंगे। अगर वो प्राइसेस ऊपर जाती थी 6% का वो विंडो रखा गया। ठीक है, इसके ऊपर जाती थी तो नेशनल बैंक की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस करेंसी को सेल करे और प्राइसेस को एक जगह पर स्टेबल करे ताकि ट्रेड जो है वो आसानी से कर सकें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आजकल की लैंग्वेज में अगर मैं यूज़ करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। ठीक है, जॉर्ज सोरोस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लिविंग लेजेंड्स हैं उन्होंने उस वक़्त क्या किया, बाय द वे मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। अगर मैं एक ही पैराग्राफ में बता दूँ ना, ये वो करते थे, ये तब पैदा हुए, ये स्कूल में इन्होंने कहाँ पे तालीम हासिल की, तो ऐसा लगेगा जैसे आप स्कूल में ना मजमून याद करें, ऐसे याद करें। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो जॉर्ज सोरोस जो साहब हैं इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इनकी एक अदद बीवी से 5 बच्चे हैं। क्रिप्टो नोट्स की टीम ने जब जॉर्ज सोरोस साहब से राबता किया कि कोई गर्लफ्रेंड भी है तो उन्होंने कहा चल पटवाएगा क्या। तो आगे बढ़ते हैं। ERM में जो इंग्लैंड था, इनकी इकोनॉमी उस वक्त थोड़ी सी शेडी हो रही थी, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था। इन्होंने भी कर लिया साइन अप ताकि उनकी ट्रेड जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोन अप हो सकें और इकोनॉमी कुछ बेटर हो सके।
अच्छा, कंट्री कितने हैं जी? 213, 14, 15, जितने भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं। आप कहेंगे मेरा जनरल नॉलेज कितना वीक है। ऑफ कोर्स मैं 100% नहीं जानता हूँ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है। एनीवेज, जॉर्ज सोरोस साहब को इंग्लैंड में जो बाउंड है ना, इनमें एक वीकनेस नज़र आई कि अगर मैं इसको 6% से ज़्यादा डाउन कर दूं तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और ये वीकनेस थी इनकी इकोनॉमी को लेके, क्योंकि उस वक़्त इंग्लैंड एक रिसेशन से गुज़र रहा था और जो महंगाई थी वह रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। इन्होंने क्या किया, $1 बिलियन, ये फर्स्ट ट्रेड है जिसमें उनको लॉस हुआ था। $1 बिलियन के जो पाउंड है उनको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट समझते हैं ना, लेवरेज में आप ख़रीदने से पहले सेल भी कर सकते हैं। इन्होंने $1 बिलियन अपना इन्वेस्ट किया इसको शॉर्ट करने के लिए, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि पाउंड अपनी जगह से हिला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ पाउंड को। ये हैरान हो गए कि कहाँ पे कमज़ोरी है, क्योंकि मुझे लग रहा था, जॉर्ज सोरोस साहब अपने आप से बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं $1 बिलियन का टीका लगाऊंगा इस टाइम पे तो करेंसी कुछ ना कुछ तो नीचे आएगी, लेकिन इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। खैर, उन्होंने कड़वा घूंट भरा और कुछ उन्होंने सेशंस लिए डिप्रेशन के, इतना बड़ा लॉस जो कर लिया उस वक़्त। और थोड़े से सेशन से जब उन्होंने अपनी मेंटल जो रिकवरी वो की है, तब रिलैक्स हो के नारान का गान का उन्होंने किया। फिर बाद में वो इंडिया भी गए, जोक्स अपार्ट। एनीवेज, जब उन्होंने ताजमहल का विज़िट किया तो थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हुआ। उस वक़्त उन्होंने एक टीवी देखा, टीवी पे शो चल रहा था, एक न्यूज़ चल रही थी, उसमें जर्मनी का वो चैनल था। तो जर्मनी में जो चैनल पे एक न्यूज़ सुनाई दी ERM की तरफ से, उनके ऑफिशल्स की तरफ से, कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको ERM के साथ चलने में बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। अब यहाँ पे आके बात क्लिक करती है जॉर्ज सोरोस साहब को कि हो ना हो, अब ज़ाहिर है कंट्री का नाम तो लिया नहीं था, अब उनको जहन में ये बात क्लिक करते हो ना हो ये इंग्लैंड की ही बात हो रही है। इनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने में, तो वाई नॉट इसको इनस्टेबल कर दिया जाए। थोड़ा सा मैं आपको और ERM के बारे में बताता हूँ। ERM में जैसे आजकल अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ का आप करते हैं ना कंपैरिजन US डॉलर के साथ, कि $1 के इक्वल हमारी करेंसी का रेट इतना है, PKR इतना है, INR इतना है, ब्रिटेन पाउंड US डॉलर के मुकाबले में इतना मिलेगा। उस वक़्त जर्मनी की करेंसी के साथ उनका मुआवजना कंपेयर किया जा सकता था, ठीक है। और 6% की विंडो जैसे मैंने आपको बताई है। अब जॉर्ज सोरोस साहब ने क्या किया, $10 बिलियन शॉर्ट किए रातों रात। किसमें? पाउंड में। इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, बेचते चले गए। उधर से नेशनल बैंक जिसकी जिम्मेदारी थी 6% के अंडर, चाहे नीचे गया चाहे ऊपर गया पाउंड, उसको स्टेबल रखना है। अब ये नीचे चला जा रहा है, 14%, 15%, 22%, 25% नीचे गिरी जा रहा है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड बाई करी जा रहा है, पाउंड बाई करी जा रहा है कि वो उसको ऊपर इक्वल रखे, स्टेबल रखे, वो बाई करी जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि वाई नॉट बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं, तो पाउंड को तो बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, तो इसको हमें शॉर्ट करना चाहिए। $10 बिलियन का टीका लगाया जॉर्ज सोरोस साहब ने, और उसके बाद पैनिक सेलिंग शुरू हुई पाउंड में। इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इन्वेस्टर का पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया पाउंड को ख़रीदने के लिए, और उसके अलावा जो उधार पे दूसरे कंट्री से पैसा लिया हुआ था वो भी लगा दिया, लेकिन सेलिंग प्रेशर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद उसने जोड़े हाथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कि बस कर दो बाबा जी, बस कर दो, अब हमसे अपनी जो करेंसी है वो संभाली नहीं जा रही है, ठीक है। और उस एक रात में जॉर्ज सोरोस साहब को $1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ शॉर्ट करने की वजह से। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जॉर्ज सोरोस साहब जो हैं वो ट्रेडर तो अपने आप को कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेडर ही हैं, ये स्पेकुलेटर्स हैं? सही, इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो कुछ इस तरह से है कि ये वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ हैं इनके ऊपर नज़र रखते हैं। जहाँ पे किसी भी जगह पे इनको कोई अपॉर्चुनिटी हिट करती है ना, ये सिक्सर मारने की कोशिश करते हैं, राइट।
अब ये अगर आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को, राइट। अगर थाईलैंड के अगर आप बात करें, उसकी करेंसी का नाम है, उन्होंने इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसकी इकोनॉमी को भी हाथ में लेने की कोशिश की। मलेशिया की करेंसी, उसके बाद इसके साथ जो कंट्री लगता है सिंगापुर, उसको भी इन्होंने हाथ करने की कोशिश की। इस बच्चे ने जो कि 1930 में, आज बाबा जी हैं 92 साल के, जिसने 1930 में पैदा हुए और अपनी टीन एज में ये रियलाइज़ कर लिया था कि पैसे से बड़ी कोई कीमत नहीं होती है, कोई पावर नहीं होती है, और इससे गवर्नमेंट्स क्या पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को हिलाया जा सकता है। तो इसने बहुत सारे कंट्रीज़ को हिला कर रख दिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या जॉर्ज सोरोस साहब हैं, ये जो बाबा जी हैं, ये जो अंकल जी हैं, क्या इन्होंने आपके मुताबिक ठीक किया था? क्या इनकी जो ट्रेड आपको लग रही है, क्या वो ट्रेड थी कि आप इसको एक गैम्बल या स्पेकुलेशन का नाम देंगे? इसके बाद आप इसको एक हीरो की तरह देख रहे हैं या फिर विलन की तरह देख रहे हैं, ये आपने मुझे बताना है इस वीडियो में कमेंट करके। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे मैंने जेसी लिवरमोर के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, उनके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर भी हूँ, मैं कहीं भी कमज़ोर पड़ता हूँ तो जेसी लिवरमोर जो है वो ये नाम मेरी आंखों के सामने आता है। उसके ऊपर मैंने काफ़ी अर्सा पहले वीडियो बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के जो ट्रेडिंग लेजेंड्स हैं या जिनको आप विलन्स बोलते हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनकी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आऊँ? उनका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा था, वो कैसे ट्रेड करते थे, उनका सिस्टम उन्होंने कैसे बिल्डअप किया था? अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सेकेंडली, अगर आप किसी लेजेंड के बारे में जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और एक पारी आपके इधर और एक दूसरी तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।